BCom first year, subject international trade, and our today's topic is role of international trade. इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या रूप होते हैं, तो इसमें पहला है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। इसका जो रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रोल है इंटरनेशनल ट्रेड का, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मीन्स जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जब दो देशों के बीच में व्यवहार होता है, उसमें दोनों देश की मुद्राओं का एक्सचेंज होता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यापार कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कोई सामान को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का पैसा हमारे पास आएगा। जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है वो हमारे पास आएगी, हमारे रिज़र्व में इकट्ठा होगी। और अगर हम किसी और देश से या ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान मंगा रहे हैं, तो हम जो पेमेंट करेंगे वो इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे, और वो इंडियन करेंसी का भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा होगा। जिस देश के पास जितना ज़्यादा विदेशी मुद्राओं का भंडार होता है, उस देश को उतना मजबूत माना जाता है, उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसकी इकोनॉमी को उतना अच्छा माना जाता है करंट सिनेरियो में, आज के सिचुएशन में। तो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हम सामानों को एक्सपोर्ट करेंगे और जितना ज़्यादा हम सामानों को एक्सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ में हमें सामानों को उतना ही कम इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ताकि हमारे देश की करेंसी बाहर ना जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम फॉरेन दूसरे देश की करेंसियों को अपने पास लाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा अपने कंट्री में, और इंपोर्ट को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़े। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मीन्स हुआ कि दूसरे देश की करेंसियों का अपने यहाँ स्टोर करना। तो पहला जो रोल है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सेकंड, मार्केट एक्सपेंशन। जो सेकंड रोल है, सेकंड पॉइंट है आपका, वो है इंटरनेशनल ट्रेड के रोल का मार्केट एक्सपेंशन। कि प्रोड्यूसर का मार्केट एक्सपेंड हो, वो और बड़े मार्केट में अपने सामान को बेच सके। अगर कोई सामान हम बनाते हैं और सिर्फ अपने शहर में बेचते हैं, तो वो छोटे मार्केट में बेचते हैं। उसको हम और एक्सपेंड करते हैं, और बढ़ाते हैं, और फैलाते हैं, तो अपने स्टेट में बेचते हैं, पूरे यूपी में बेचते हैं। अगर अपने मार्केट को हम और एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो फिर हमें पूरे देश में बेचना पड़ेगा अपने सामान को, अपने गुड्स को। और अपने मार्केट को हम और ज़्यादा, जो कि लास्ट स्टेज है एक्सपेंशन का, बेचना चाहते हैं, तो उससे हमें वर्ल्ड के सारे देशों में बेचना पड़ेगा। तो मार्केट एक्सपेंशन का भी एक रोल है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि किसी भी प्रोडक्ट का वो मार्केट एक्सपेंड करता है, मार्केट को फैलाता है, बढ़ाता है। बनारस में बेच रहे छोटा मार्केट, स्टेट में गए तो और बढ़ा और एक्सपेंड हुआ, इंडिया वाइज, कंट्री वाइज गए तो और एक्सपेंड हुआ, और जब ग्लोबलाइज्ड हो गए तो फुल एक्सपेंड हो गया हमारा मार्केट। थर्ड है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारे नेशनल इनकम को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाते हैं बाय द वे ऑफ एक्सपोर्ट, उतना ज़्यादा हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा, क्योंकि बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, हमारे देश के लोगों के भलाई के लिए वो खर्च होगा, तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगा, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय।
फोर्थ, डिक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। डिक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड का रोल है अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने में। जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमें सामान को अपने देश में बनाना पड़ेगा। अगर हमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट को हम बढ़ा रहे हैं, तो हमें अपने देश के अंदर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, उस सामान को और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। और उन सामान को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर्स, वर्कर्स, स्टाफ। तो जब हम उन सामान को बनाने के लिए लेबर, वर्कर्स और स्टाफ्स को इंगेज करेंगे अपने देश के उस सामान को बनाने के लिए, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारे देश के लोगों को काम मिलेगा, तो वो डिक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट को घटाएगा, कम करेगा। इज इट क्लियर? नो नीड टू यस सर। यस सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू से यस सर। आई होप आप सब लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स हुआ दाम की स्थिरता। प्राइस स्टेबल रहे, किसी चीज़ का कांस्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना रहे। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना रहे मीन्स कि डेली प्राइस किसी चीज़ का ना बदले, जो प्राइस रहे वो फिक्स रहे, स्टेबल रहे, टिका रहे, बहुत जल्दी जल्दी चेंज ना हो। और चेंज होता भी है तो महीनों में चेंज हो। जैसे कोई प्रोडक्ट का दाम अगर 100 रुपये है, तो ऐसा नहीं कि हम कल लेने जाए तो 105 का मिले या 95 का मिले, घट जाए या बढ़ जाए हर दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्राइस स्टेबल होना चाहिए। अगर 100 रुपये का है, 100 रुपीज़ की है वो, तो कुछ दिनों तक उसकी प्राइस 100 रुपीज़ ही होनी चाहिए। करीब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसकी प्राइस स्टेबल होना चाहिए। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो 2-3 महीने बाद आएँ, चाहे वो घटे चाहे बढ़े। तो प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स हुआ कि किसी भी चीज़ के प्राइस को स्टेबल रखना, एक बराबर रखना, न ही वो घटे न ही वो बढ़े। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ये कि किसी भी चीज़ के प्राइस को स्टेबल रखना। अब स्टेबल रखता कैसे है ये आप समझिए। हमें पता है कि जो है चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कम होता है, तो उसका दाम बढ़ने लगता है। डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम हुआ। किसी चीज़ का 100 यूनिट डिमांड था और हमारे देश में लेकिन उसका प्रोडक्शन सिर्फ 50 यूनिट हुआ, तो डिमांड से सप्लाई मैच नहीं करेगा तो दाम बढ़ने लगेगा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना भी हुआ है, करीब 4-5 महीने पहले की बात है कि प्याज के दाम अचानक से बढ़ने लगे थे। 100 रुपये किलो चले गए थे प्याज के दाम, ऑनियंस के दाम। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि डिमांड बढ़ गया था, या फिर जो कंट्री की जो डिमांड है वो तो थी ही, बट प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ था हमारे देश में। जितना डिमांड था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, आप जानते हैं ये प्याज, तो जितना प्याज के डिमांड था हमारे कंट्री में, उतना पैदावार इस साल नहीं हुआ था। तो उस वजह से जो है उस प्याज के दाम बढ़ने लगे थे। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए, उसके प्राइस को दोबारा स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने देखा कि प्याज के दाम डेली बढ़ते जा रहे हैं। जो प्याज 30 रुपये के जी मिलता रहा वो 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपीज़, 65 करते करते इस तरह 100 रुपीज़ के आसपास पहुंच गई थी। कि मतलब डेली फ्लक्चुएट करता रहा और डेली प्राइस उसका बढ़ रहा था। प्राइस में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, प्राइस रुक नहीं रहा था, स्टेबल नहीं हो रहा था। तो उस डिमांड और सप्लाई के जो चैनल में जो डिस्टर्बेंस आया था कि डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हुआ था, उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? उस प्याज को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। अफ़गानिस्तान से गवर्नमेंट ने प्याज को मंगवाना स्टार्ट किया। अफ़गानिस्तान में भी बहुत बड़ा
प्याज का मार्केट है, बहुत ज़्यादा प्याज वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो जब अफ़गानिस्तान से प्याज को मंगाना शुरू किया गवर्नमेंट ने इंडिया में, तो इंडिया में जब वो प्याज आने लगा तो जो डिमांड था इंडिया का वो सप्लाई बराबर होने लगा। इंडिया में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 kg का डिमांड था तो 700 kg इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था, और जो 300 kg का डिमांड में जो डिफरेंस था वो 300 kg गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट कर लिया। जब वो सामान को गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कर लिया अपने देश में, तो डिमांड और सप्लाई दोनों मैच कर गया। जब डिमांड और सप्लाई मैच कर गया तो फिर प्राइस जो है उसका स्टेबल हो गया। जो फ्लक्चुएट हो गया, इतना प्राइस ऊपर गया था वो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद वो स्टेबल हो गया। एक फिक्स जो प्राइस हुआ करता था प्याज का 30 रुपये 35 रुपये, उसके आसपास वो फिर वापस आ गया और फिर वो टिका हुआ है अभी तक, फिर दोबारा चेंजेस नहीं आए इसमें। तो प्राइस जो है स्टेबल है। तो प्राइस स्टेबिलिटी में इंटरनेशनल ट्रेड का रोल आया, क्योंकि हमने विदेश से दूसरे देश से सामान को अपने देश में मंगाया, प्याज को हमने दूसरे देश से इंपोर्ट किया ताकि हमारा डिमांड और सप्लाई मैच कर जाए और प्राइस में स्टेबिलिटी रहे ओनियन के। होप उम्मीद करते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको, और उम्मीद क्या कंफर्म है हो ही गया होगा। समझदार हैं आप लोग, काफ़ी स्मार्ट बच्चे हैं हमारे। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव मोनोपोलीज। आप में से कितने लोग मोनोपोलीज के बारे में जानते हैं कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है? रेज योर हैंड। चलिए ठीक है, काफ़ी लोग जानते हैं। हम जो नहीं जानते वो जान जाइए मोनोपोली होता क्या है। मोनोपोली मीन्स कि एक राज्य, मीन्स कि जब किसी चीज़ को सिर्फ एक ही पर्सन बेचने वाला हो, कोई दूसरा उस सामान को बेचने वाला ना हो, उसे बोलते हैं मोनोपोली सिचुएशन। और मोनोपोली को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। एकाधिकार मीन्स कि जब किसी चीज़ को बेचने का सिर्फ एक ही पर्सन के पास वो सामान है और किसी के पास वो सामान नहीं है, तो वही सिर्फ पर्सन वो उस सामान को बेच रहा है, इसे मोनोपोली बोलते हैं। जब किसी सामान का मोनोपोली किसी के पास हो, स्पेशली वो प्राइवेट पर्सन हो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, तो वो जो है उस मोनोपोली का मिसयूज कर सकता है या फिर करता है। स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ जब जानते हैं कि सिर्फ हम ही बेचने वाले हैं उस सामान को, कोई और दूसरा बेचने वाला है नहीं, तो लोगों को सामान आके हमसे ही ख़रीदना पड़ेगा, और उसको जो है लोग मिसयूज़ करते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ उस प्रोडक्ट का दाम को बढ़ा के बेचते हैं और कस्टमर से ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं उस सामान के लिए। तो रिमूव मोनोपोलीज मीन्स कि मोनोपोली को ये ख़त्म करता है इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो सिर्फ हमारे कंट्री में कोई एक पर्सन ही बना रहा है, कोई दूसरी कंपनी उस चीज़ को नहीं बना पा रही है उस तरह के प्रोडक्ट को, और जो कंपनी वो बना रही है उस तरह के प्रोडक्ट को वो जो है कस्टमर से ज़्यादा पैसा ले रही है, ओवर प्राइस चार्ज कर रही है, उस केस में विदेशी कंपनियां, दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आती हैं जो कि वो सेम तरह का प्रोडक्ट बनाती होंगी, वो आती हैं और हमारे मार्केट में बेचना शुरू करती हैं अपने सामान को। तो जब विदेशी कंपनियां आके सामान को बेचना शुरू करती है तो हमारे देश की जो कंपनी होती है जिसकी मोनोपोली रहती है पहले, और वो मनचाहे रेट पे अपने सामान को बेचा करता था, उस मोनोपोली को वो उसका ख़त्म हो जाता है, वो उसका एकाधिकार ख़त्म हो जाता है। अब वो मनचाहे प्राइस पे नहीं बेच पाएगा अपने सामान को, क्योंकि अब कंपटीशन हो जाएगा दोनों के बीच में, और जब दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा तो दोनों को प्राइस आपस में लड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को वो कवर कर पाए। तो जब विदेशी कंपनी आएगी तो वो कुछ कम दाम में सामान को देगी, तो कस्टमर उस कंपनी का सामान लेने लगेंगे, क्योंकि दाम कम में वो सामान मिल रहा है और प्रोडक्ट सेम है। फिर
जो सामने वाली जो इंडियन कंपनी है जिसकी पहले मोनोपोली थी और उसे अपने कस्टमर को अपने पास रिटेन करना है, अपने पास बचाए रखना है, तो उसको भी दाम कम करना पड़ेगा। तो फिर आपस में दोनों के बीच में प्राइस का वॉर होगा, टकराव होगा, जिससे उसकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी जो कि इंडियन कंपनी के पास थी और वो उसका मिसयूज़ कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज मीन्स कि अगर कोई खाने का सामान है, फूड ईटेबल अनाज, उसका अगर हमारे देश में शॉर्टेज होता है तो हम उसको दूसरे देश से मंगा लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। तो हमारे देश में जो लोग भूखे नहीं रहते हैं उनके पास अवेलेबिलिटी हो जाता है खाने के सामान का। ये इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मंथ पहले आपने देखा होगा कि पल्सेस, अरहर के दाल के दाम काफ़ी इंडिया में बढ़ गए थे क्योंकि इंडिया में जो है प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली नहीं हुआ था। तो अरहर के दाम जो 100, 125 और 150 रुपये केजी हो गए थे, जिसका दाम 70 to 80 रुपीज़ नॉर्मली रहता है, उसके दाम 150 रुपये के आसपास हो गए थे। और आप लोग जानते हैं कि अरहर का दाल हम लोग डेली फूड आइटम है जिसे हम सभी लोग खाते हैं लमसम डेली, वीक में 4 to 5 डेज़ खाते ही खाते हैं हम लोग अरहर के दाल को अपने फूड में। तो एक मेन ग्रेन्स है, मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे खाने का अरहर का दाल। तो वो जो प्रोडक्शन कम हुआ था इंडिया में, जिसकी वजह से दाम बढ़ने लगे थे, तो उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मैच करने के लिए इंडिया ने दूसरे देश से दाल को ख़रीदा और जो फूड का शॉर्टेज इंडिया में हुआ था उसको ख़त्म किया दूसरे देश से सामान खरीद के। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी इंटरनेशनल रोल काफ़ी प्ले करते हैं। और रिमूवल और जो फूड शॉर्टेज मैंने बताया कि विदेश हमने से दाल को मंगाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगाते हैं, हम भेजते भी हैं। हमारे देश में जब कम पड़ता है तो हम लोग अपने देश में मंगाते हैं। जब दूसरे देशों में भी इस तरीके से फूड शॉर्टेज पड़ता है तो सब हमारे देश से भी सामान खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही मंगाते रहते हैं और डिमांड करते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग दूसरे देशों में सामान भेजते भी हैं खाने के आइटम्स, चाहे वो पल्सेस हो गए, चाहे स्पाइसेस हो गए। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया स्पाइसेस का। स्पाइसेस बहुत बड़े क्वांटिटी में, स्पाइसेस मीन्स की ये हल्दी, रेड चिली, लाल मिर्च, काली मिर्च, कोरिएंडर, धनिया, कार्डमम, इलायची, इन सब चीज़ों को, स्पाइसेस को इंडिया बहुत बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन्स की खेती को और विकसित करना। तो इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से इंडिया की खेती और डेवलप हुई है। वे ऑफ प्रोडक्शन, वे ऑफ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स चेंज हुआ है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले की मूवीज़ में स्पेशली मदर इंडिया एक मूवी आई थी जिसमें देखा होगा कि बैल के थ्रू हम लोग खेती किया करते रहे। जो खेत में खेती होता है वो बैल के थ्रू हम लोग जो है खेत को दोबारा कल्टीवेशन के लायक बनाते रहें। बट अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आए, जिसकी वजह से आप देखते होंगे कई तरह के इक्विपमेंट आ गए, मशीनरी टूल्स आ गए, जिससे हम बहुत अच्छे से और बहुत ही फास्ट तरीके से, अच्छे से प्लस और जल्दी फास्ट तरीके से हम जो है खेती कर लेते हैं। चाहे वो बुआई का काम हो, उसमें अनाज को डालना, चाहे उसमें से अनाज को काटना हुआ, अगर आपका फसल तैयार हो जाता है तो फसल को काटने का तरीका हो गया। बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं जिससे फसल को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी काट सकते हैं हम लोग।
तो इस तरह के और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आए हैं जो कि मशीनरी के थ्रू हम लोग करते हैं। वो डेवलपमेंट है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू जब फॉरेन की कंट्रीज़ हमारे कंट्री में आती हैं और वो नए नए टेक्निक्स और नए नए चीज़ें कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए देती हैं, तो इंडियन कंपनीज़ भी जो कि सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, वो अपने कंज्यूमर को रिटेन करने के लिए, अपने कंज्यूमर को बनाए रखने के लिए वो भी अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और अपने क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि वो फॉरेन की कंपनियों को कंपटीशन दे पाएँ। तो लोकल प्रोडक्ट्स भी अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं फॉरेन कंपनियों को चैलेंज करने के लिए। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम आपको। टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। टूथपेस्ट पहले हम लोग ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज़ का ही यूज़ किया करते रहे, बट हमारे कंपनी देश की जो कंपनीज़ थी वो हम लोग को अट्रैक्ट नहीं कर पाती थी उतना, जितनी फॉरेन कंपनी अट्रैक्ट कर लिया करती थी। बट उस चीज़ों को देखते हुए हमारे देश की ये कंपनी ने, पतंजलि ने, एक टूथपेस्ट निकाला दंत कांति, जो कि आयुर्वेदिक फार्मूला पर बना था। इंटरनेशनल ट्रेड के बदौलत जो कंपनियां इंडिया में आई थी फॉरेन की, वो सबका बहुत बड़ा पहले कैप्चर था उस टूथपेस्ट के सेल्स पे। टूथपेस्ट चीज़ आपको छोटा सा लगता है, लेकिन टूथपेस्ट का मार्केट अब इंडिया में देखेंगे तो कई हज़ार करोड़ का मार्केट है। सिर्फ और सिर्फ कई हज़ार करोड़ के टूथपेस्ट इंडिया में हर महीने बिक जाते हैं या हर साल बिक जाते हैं। तो टूथपेस्ट का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है। देखने में वो छोटी चीज़ लगती है, बट आप सोचिए 125 करोड़ का जनता है। 125 करोड़ में अगर हम मान के चलते हैं कि 110 करोड़ लोग भी टूथपेस्ट को यूज़ करते होंगे, बाकी 10-15 करोड़ लोग हो सकता है कि कुछ और वे यूज़ करते हों दांत साफ़ करने के लिए। अगर 110 करोड़ लोग भी टूथपेस्ट का डेली यूज़ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ही टूथपेस्ट आप लोग में से इस्तेमाल करता होगा डेली। वो भी बहुत लोग तो 2 टाइम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मी, हम तो 2 टाइम यूज़ करते हैं। आप लोग भी किया करिए, दांत मजबूत रहेगा, हेल्दी रहेगी टीथ आपकी। कहाँ आते हैं हम लोग, या टूथपेस्ट पे। तो फॉरेन कंपनियों के सेल्स को देखते हुए हमारे इंडियन कंपनी पतंजलि ने भी अपने टूथपेस्ट को निकाला, आयुर्वेदिक फॉर्मूला पर निकाला, जो कि टीथ की हेल्थ के लिए बहुत ही असरदार निकला जब कंज्यूमर्स ने यूज़ किया उसको। तो और आज के समय में पतंजलि का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सिर्फ़ और सिर्फ टूथपेस्ट की वजह से आता है, और फॉरेन कंपनियों का हालत ख़राब करके रख दिया था पतंजलि ने टूथपेस्ट के मामले में। उनका सेल बहुत कम कर दिया जब से पतंजलि के टूथपेस्ट आने लगे। तो इससे क्या है कि हमारे इंडियन लोकल प्रोडक्ट के भी जो है क्वालिटी इंक्रीज़ हुआ। हमारे लोकल प्रोडक्ट, लोकल कंपनीज ने अपने क्वालिटी को इंक्रीज़ किया। और लास्ट है आपका पॉइंट, जो कि ये पॉइंट हाँ हम बहुत सारे बुक्स में नहीं लिखा होता, बट मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। आपके पहले भी जो आपके सीनियर्स का बैच जो इस वक्त सेकेंड ईयर है, उनको भी मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट अपनी तरफ से लिखवाया था। नॉर्मली बुक्स में ये पॉइंट नहीं मिलता, आप लोग किसी बुक्स में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल ट्रेड का। ये क्या है, यूज़फुल फॉर द वर्ल्ड पीस। दुनिया की शांति के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूरी है। कैसे कि कई बार जो है
अगर जिससे हमारा व्यापारिक संबंध होता है, जिससे हम अपने ज़रूरत की कोई सामान लेते हैं या देते हैं, तो उससे थोड़ा सा मेरा मनमुटाव भी हो जाता है, तो हम उससे लड़ाई नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी फ्रेंड है कोई, अगर आपकी फ्रेंड है, वो आती है आपके घर के पास से ही, और आपको जब वो अपने घर के पास से कॉलेज आती है तो वो आपको पिकअप करते हुए आती है, आपको भी लेते हुए साथ में आती हैं, आप उसके स्कूटी पे बैठ के आती हैं, और आप जो है रेगुलर स्टूडेंट है, कभी आपकी फ्रेंड स्कूटी से अगर नहीं भी आती है, वो एब्सेंट करती है, तो भी आप अपना ऑटो से कॉलेज आती हैं और आप रेगुलर अपना क्लास अटेंड करती हैं। तो आपकी फ्रेंड जो स्कूटी से आपको कभी कभी लाती है, अक्सर लाती है, और कभी कभी नहीं लाती है, क्योंकि वो कॉलेज अक्सर बंक करती है या फिर नहीं आती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप उसको नोट्स देती हैं उसका, जो कॉलेज में आप पढ़ी रहती हैं उस दिन, जो कि वो नहीं आई रहती है, वो आप नोट्स उसको बता देती हैं कि आज कॉलेज में ये पढ़ाई हुआ। तो वो आपका हेल्प कर रही है अक्सर कॉलेज आपको लाने में, स्कूटी पे बैठा के, स्कूटी से लेके भी जाती है साथ में, और जब वो कॉलेज नहीं आती है तो आप उसको अपना नोट्स प्रोवाइड करती हैं जो उस दिन कॉलेज में पढ़ाया रहता है, तो एक दूसरे का आप हेल्प करती हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कभी कभी, अगर कुछ मनमुटाव भी हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको मनमुटाव भी हो जाए, थोड़ा सा अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, नोक झोंक भी हो जाए, या एक दूसरे की कोई चीज़, कोई एक्टिविटी बुरी लगे, तो भी आप लोग उससे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से आप लोग का दोस्ती के तो है ही, कुछ पर्सनल बेनिफिट्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस वजह से आप लड़ाई नहीं करती हैं। क्योंकि आपको स्कूटी से आना रहता है, इसलिए आप लड़ाई नहीं करती, और दूसरी फ्रेंड को नोट्स लेना होता है आपसे, तो इसलिए वो लड़ाई नहीं करती हैं। कई सारे ऐसे एग्जांपल कॉलेज में होंगे आप लोग के, और शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे कई लोग उसमें से, याद करके अपने उस दोस्त को जिससे काफ़ी दिन से मिले नहीं, जिससे पहले स्कूटी पे बैठा के डेली लाया करते थे। अब तो नोट्स का भी दिक्कत नहीं हो गया, अब चाहे तो आप लाइक कर सकती हैं उससे, क्योंकि अब नोट्स तो ऑनलाइन अवेलेबल है सबको, कॉलेज आए चाहे ना है, नोट्स तो मिल जाएगा, तो आप लड़ाई कर सकती हैं उससे, आपको नोट्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए, मजाक कर रहे थे, लड़ाई मत करिएगा आप लोग, अगर कोई ऐसा है तो हम कहाँ पे थे? हाँ, यूज़फुल फॉर द वर्ड पीस, ठीक। तो आप लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे से मतलब जुड़ा होता है। इसी तरह जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो वो देश आपस में अगर कुछ खटपट भी होता है, कुछ पसंद नहीं आता एक दूसरे की चीज़ों को, दोनों देशों को, उसके बावजूद वो सब लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का व्यापार एक दूसरे से जुड़ा होता है। जानता है कि अगर हम लड़ लेंगे तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सामान आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा उनके कंट्री में, और दूसरा देश भी ये सोचता है कि जो हम लड़ाई कर लेंगे तो जो हम सामान दूसरे देश में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इनकम हो रहा है, तो वो मेरा सामान लेना बंद कर देगा। तो इसलिए एक दूसरे से वो लड़ाई नहीं करते हैं। दो देश जो आपस में बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, सामानों को एक्सचेंज करते हैं, देते लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, दुनिया में शांति भी बनी रहती है, क्योंकि दो देश आपस में भिड़ते नहीं हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। तो ये देश की शांतियों को, दुनिया की शांति को बनाए रखने में भी बहुत हेल्प करता है, रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड। सो दीज आर सफिशिएंट फॉर टुडे, रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इतने पॉइंट्स सफिशिएंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और अभी आप लोग का कॉलेज खुलने के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं, और कॉलेज खुलेगा भी तो भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और जहाँ तक हमें लगता है कॉलेज खुलने पे भी बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजेंगे। अभी सेफ़ नहीं है ज़्यादा करीब रहना, और कॉलेज में पता ही है आपको, क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग
क्लास में आपके सोशल डिस्टेंसिंग होना पॉसिबल नहीं है अगर सारे बच्चे आ जाते हैं। पता ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो इसलिए अभी भी कॉलेज आना सेफ़ नहीं है, ना आपके लिए और ना ही मेरे लिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्लास में सिचुएशन होता है बैठने का, जब फुल स्ट्रेंथ आ जाती है तो विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर यू ऑल, फॉर वी ऑल। तो अभी आप घर पे रहिए, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप परेशान मत होइए, उसे खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो हम हैं उस दिक्कत को दूर करने के लिए, फिर हमसे पूछिए। बट पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद चलिए फिर। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।